हेलो बच्चों, आज हम फिर से एक नए टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये भी बोर्ड एग्ज़ाम का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डीएनए का द्विगुणन। तो डीएनए का द्विगुणन जो है ये एक महत्वपूर्ण घटना है जो कोशिका विभाजन के ठीक पूर्व घटित होती है। और आपको मालूम है कि मातृ कोशिका में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वही संख्या पुत्री कोशिकाओं में भी होती है। तो डीएनए का द्विगुणन यहाँ पर अनिवार्य होता है ताकि उतने ही गुणसूत्र जो है वो पुनः कोशिका तैयार कर सके। तो सबसे पहले देखते हैं डीएनए के द्विगुणन की परिभाषा। तो डीएनए द्वारा अपनी प्रतिकृति तैयार करने की क्रिया डीएनए का द्विगुणन कहलाती है। यह क्रिया कोशिका चक्र के अंतरावस्था के एस फेज़ में संपन्न होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो कोशिका विभाजनों के बीच जो एक रेस्टिंग फेज़ होता है, उस रेस्टिंग फेज़ में अंतरावस्था के एस फेज़ में ये जो डीएनए का द्विगुणन है यह क्रिया संपन्न होती है। इसके बाद देखते हैं इसकी विधि। तो डीएनए के द्विगुणन की जो विधि है, सर्वमान्य विधि, वो है अर्धसंरक्षी विधि। और इस विधि का प्रतिपादन वॉटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया था। और आपको मालूम है कि डीएनए के जो संरचना होती है उसकी संरचना का भी प्रतिपादन वॉटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिकों के द्वारा ही किया गया था और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो वॉटसन एवं क्रिक के द्वारा ही डीएनए के द्विगुणन की क्रियाविधि भी समझाई गई है, जिसके अनुसार जिसकी मूल अवधारणा यह है कि डीएनए जो है ये एक द्विकुंडलित संरचना होती है जो विकुंडलित होकर दो स्ट्रैंड्स के रूप में पृथक हो जाती है एवं प्रत्येक स्ट्रैंड सांचे या टेम्पलेट की भांति कार्य करता है तथा अपने पूरक स्ट्रैंड का निर्माण ये स्वयं करता है। इस प्रकार डीएनए के दो स्ट्रैंड्स से 4 स्ट्रैंड्स का निर्माण हो जाता है। अगर सरल रूप में हम चित्र के रूप में इसे समझना चाहें तो हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि ये देखिए, ये डीएनए जो है, डीएनए का ये एक द्विकुंडलित संरचना है। इस प्रकार से डीएनए के दो धागे जो हैं वो आपस में कुंडलित होते हैं। तो वॉटसन एवं क्रिक ने यह बताया कि डीएनए का ये जो द्विकुंडलित स्वरूप है, इसके ये जो दोनों धागे हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। और अब ये जो पृथक हुए धागे हैं ये अपने पूरक भाग का निर्माण स्वयं करते हैं। तो एक सांचा हो गया ये और दूसरा सांचा हो गया ये। अब ये दो जो सांचे हैं, दो डीएनए के दो जो धागे हैं, ये इस टेम्पलेट की भांति कार्य करते हैं और ये अपने पूरक भाग का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस डीएनए ने अपने पूरक भाग का निर्माण कर लिया। उसी प्रकार यह डीएनए भी अपने पूरक भाग का निर्माण जो है वो स्वयं कर लेता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि एक डीएनए से यहाँ पर दो नए डीएनएस का निर्माण हो गया है। तो मूल अवधारणा जो है अर्धसंरक्षी विधि की वो यही है। इसके बाद देखते हैं इसमें भाग लेने वाले एंजाइम्स। तो इसमें भाग लेने वाले जो प्रमुख एंजाइम्स हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहला जो एंजाइम है वो है डीएनए हेलिकेज एंजाइम, ये विकुंडलन एंजाइम है। फिर डीएनए टोपोआइसोमरेज एंजाइम, ये कुंडलन के टेंशन को कम करता है। फिर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये डीएनए संश्लेषण करने में ये प्रमुख एंजाइम है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जाता है कि डीएनए द्विगुणन का प्रमुख एंजाइम कौन सा है। तो ये प्रमुख एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज। इसके बाद डीएनए लाइगेजेस, ये ओकाजाकी खंडों को जोड़ने का कार्य करता है। जो छोटे छोटे डीएनए के नए खंड बनेंगे उन खंडों को जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज एंजाइम का काम, डीएनए लाइगेज एंजाइम उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद आरएनए प्राइमर, ये डीएनए प्रतिवलन का समारंभन करता है। और प्राइमेज एंजाइम ये आरएनए प्राइमर का निर्माण करता है। तो ये है महत्वपूर्ण एंजाइम। इसके बाद देखते हैं डीएनए द्विगुणन की क्रियाविधि। तो डीएनए के द्विगुणन की क्रियाविधि जो है उसमें जो सबसे पहला चरण आता है वो है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स का सक्रियण। तो आपको मालूम है कि डीएनए के निर्माण की क्रिया के लिए 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो भाग लेते हैं। डीऑक्सीराइबो ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सीराइबो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सीराइबो साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट और डीऑक्सीराइबो थायोसिन ट्राइफॉस्फेट, थाइमिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो कोशिका में निष्क्रिय रूप से उपस्थित रहते हैं। तो इनको सबसे पहले सक्रिय किया जाता है। एटीपी की सहायता से इनका फॉस्फोराइलेशन किया जाता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन। और फॉस्फोराइलेशन के पश्चात ये जो चारों तरह के
न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये सक्रिय हो जाते हैं। सॉरी, मैंने फोटोफॉस्फोराइलेशन शब्द यूज़ किया, फोटोफॉस्फोराइलेशन नहीं होता, केवल फॉस्फोराइलेशन होता है। ठीक है, तो एटीपी जो है, एटीपी की सहायता से इन चारों न्यूक्लियोटाइड्स का फॉस्फोराइलेशन होता है और फॉस्फोराइलेशन के पश्चात ये सक्रिय रूप में आ जाते हैं ताकि ये नए डीएनए के तंतु के निर्माण में भाग ले सकें। इसके बाद अगला आता है समारंभन बिंदु का निर्माण। तो समारंभन बिंदु जो है वो वह स्थान होता है जहाँ पर डीएनए के विकुंडलन की क्रिया शुरू होती है। जैसे मान लीजिए ये एक डीएनए का कुंडलित धागा है, तो यहाँ पर एक समारंभन बिंदु ये हो गया, एक समारंभन बिंदु यहाँ पर हो गया, एक समारंभन बिंदु इधर कहीं हो गया। तो समारंभन बिंदु जो होते हैं वो एक से अधिक बनते हैं डीएनए के तंतु में, और ये वो स्थान होते हैं जहाँ पर डीएनए का विकुंडलन शुरू होता है, अर्थात इनके कुंडल जो हैं वो खुलना शुरू होते हैं। तो ये बिंदु होते हैं समारंभन बिंदु। इसके बाद जो तीसरा चरण आता है वो है आरएनए प्राइमर का निर्माण। तो आरएनए प्राइमर का निर्माण जो है ये आरएनए प्राइमर, तो डीएनए के नए तंतु के निर्माण के पूर्व आरएनए का एक छोटा सा भाग बनता है, आरएनए का एक छोटा सा खंड बनता है जिसे आरएनए प्राइमर कहा जाता है। और आरएनए प्राइमर जो है ये आरएनए प्राइमेज एंजाइम की सहायता से निर्मित होता है। तो नए डीएनए तंतु के निर्माण के पूर्व आरएनए का एक छोटा सा खंड बनता है जिसे कहा जाता है आरएनए प्राइमर। अब इसके बाद आता है चौथा और प्रमुख चरण जिसे कहते हैं डीएनए की नई श्रृंखला का निर्माण। तो डीएनए की नई श्रृंखला का निर्माण कैसे होता है इसे समझिए। तो सबसे पहले देखते हैं डीएनए। तो डीएनए की संरचना कैसी होती है, इसको आप वाटसन एवं क्रिक के डीएनए मॉडल में आप पढ़ चुके हैं। इसमें डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं उसमें एक जो स्ट्रैंड होता है वो 3'5' एंड वाला होता है, और दूसरा जो स्ट्रैंड होता है वो 5'3' एंड वाला होता है। और इनके ये जो नाइट्रोजनस क्षारक होते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, तो विकुंडल कारक प्रोटीन्स के द्वारा इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ा जाता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटने के पश्चात ये दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। ये देखिए, ये दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो दूर हटने लगे हैं विकुंडल कारक प्रोटीन्स और एंजाइम्स की सहायता से। और इसके बाद ये जो आपको एक बड़ा सा आपको एक सर्कल दिख रहा है ये वास्तव में है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का अणु। ठीक है, ये अणु आकर यहाँ पर डीएनए के इस भाग से संलग्न हो जाता है, और अब ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो इन मातृ डीएनए में उपस्थित ये जो न्यूक्लियोटाइड्स में नाइट्रोजनस क्षारक हैं इनके पूरक नाइट्रोजनस क्षारक युक्त न्यूक्लियोटाइड्स को यहाँ पर लाकर इनके साथ जोड़ता चला जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये पहला जो यहाँ पर आपको न्यूक्लियोटाइड दिख रहा है इसमें ए दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर एडेनिन उपस्थित है, तो यहाँ पर इसका पूरक जो न्यूक्लियोटाइड होगा वहाँ पर थाइमिन होना चाहिए। तो ये ऐसे न्यूक्लियोटाइड को लाकर यहाँ पर जोड़ता है जिसमें थाइमिन उपस्थित हो। फिर दूसरा जो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड है वहाँ पर थाइमिन उपस्थित है, तो ये हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये कोशिका पुल से ऐसे न्यूक्लियोटाइड को लाएगा जिसमें कि एडेनिन उपस्थित हो, तो ये एडेनिन वाला न्यूक्लियोटाइड आकर यहाँ जुड़ गया। उसके बाद अगला जो हमारा यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड दिख रहा है वहाँ पर साइटोसिन प्रेजेंट है, तो हमारे ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है ये ऐसे नाइट्रोजनस क्षारक युक्त न्यूक्लियोटाइड को यहाँ पर लाएगा जहाँ पर ग्वानिन, जिसमें ग्वानिन प्रेजेंट हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये ग्वानिन युक्त न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ता चला गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये डीएनए की नई श्रृंखला जो है उसकी लंबाई में लगातार वृद्धि होती चली जाती है। तो ये जो डीएनए जिसकी लंबाई में लगातार वृद्धि होती जा रही है ये वास्तव में 5'3' एंड में निर्मित हो रहा है, क्योंकि मातृ डीएनए जो है वो 3'5' एंड वाला है, पुराना जो डीएनए है वो, तो ये अपने पूरक डीएनए के रूप में 5'3' एंड वाले धागे का डीएनए स्ट्रैंड का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो डीएनए की श्रृंखला बन रही है ये लगातार बन रही है, इसमें किसी तरह का ब्रेक, किसी तरह का गैप नहीं है। इस स्ट्रैंड को कहा जाता है लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ जो मातृ डीएनए है वो 5'3' एंड वाला है, तो यहाँ पर ये जो इसका जो पूरक डीएनए बनेगा उसको होना चाहिए 3'5' वाला। लेकिन एक नियम आप हमेशा याद रखिएगा कि पूरक कभी भी जो नया डीएनए का स्ट्रैंड बनता है वो कभी भी 3'5' एंड वाला नहीं बनता, वो हमेशा 5'3' एंड वाला ही बनता है। तो जैसे आपने इसमें देखा कि यह डीएनए जो है वो इस दिशा में बढ़ रहा है, इस दिशा में आगे बढ़ रहा है लीडिंग स्ट्रैंड, लेकिन ये जो 5'3' एंड वाला जो मातृ डीएनए है इसके पूरक डीएनए का निर्माण जो है वो ऊपर की दिशा में होगा। सबसे पहले यहाँ पर एक आरएनए प्राइमर का निर्माण होगा, उस आरएनए प्राइमर के पश्चात यहाँ पर
ये जो पॉलीमरेज एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये इसके पूरक न्यूक्लियोटाइड को लाकर यहाँ पर जोड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर से आरएनए प्राइमर का निर्माण होता है और आरएनए प्राइमर के निर्माण के पश्चात डीएनए के फिर से एक छोटे से खंड का निर्माण होता है, जिसमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो इसके पूरक न्यूक्लियोटाइड को लाकर यहाँ पर जोड़ता है। इसके बाद फिर से आरएनए प्राइमर का निर्माण होगा और आरएनए प्राइमर के निर्माण के पश्चात ये जो तीसरा आपको न्यूक्लियोटाइड दिख रहा है यहाँ पर, इसके पूरक न्यूक्लियोटाइड वाला यहाँ पर डीएनए खंड बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डीएनए का जो नया खंड बन रहा है, इसमें लगातार ये आपको गैप्स दिख रहे हैं और डीएनए का जो नया ये जो डीएनए बन रहा है, ये छोटे छोटे खंडों के रूप में बन रहा है। तो इन छोटे छोटे खंडों को ही कहा जाता है ओकाजाकी खंड। यहाँ पर ये जो डीएनए के नए खंड बन रहे हैं, इन्हीं को कहा जाता है ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, ठीक है। तो ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स जो हैं, ये अंत में डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा इन सभी को जोड़ा जाता है, ठीक है। और डीएनए की 5' 3' एंड वाले इस स्ट्रैंड का निर्माण होता है। तो चूंकि इस स्ट्रैंड का निर्माण खंडों के रूप में हुआ है और विपरीत दिशा में हो रहा है, इसलिए इस स्ट्रैंड को हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। तो यहाँ पर ये जो दूसरा हमारा जो डीएनए स्ट्रैंड बन रहा है, ये छोटे छोटे खंडों के रूप में बन रहा है और विपरीत दिशा में बन रहा है, इसलिए हम डीएनए के इस स्ट्रैंड को कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं एक और चित्र दिखाऊं। ये देखिए, इस चित्र में आप इस पूरी प्रक्रिया को देख सकते हैं। ये जो आपको बड़ा सा सर्कल दिख रहा है, ये है हमारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो आगे की ओर खसकता चला जाता है। और इसमें ये देखिए, एक जो डीएनए का जो खंड है ये यहाँ पर निर्मित हो रहा है, दूसरा डीएनए का खंड यहाँ पर निर्मित हो रहा है, और एक जो है ये मातृ स्ट्रैंड है, और ये जो खंड दिख रहे हैं आपको, ये नए बनने वाले डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, एक मातृ डीएनए से यहाँ पर दो डीएनए के धागों का निर्माण हो रहा है। तो ये तो हो गया हमारा चौथा चरण, डीएनए की नई श्रृंखला का निर्माण। तो डीएनए में दो श्रृंखलाओं का निर्माण होता है, एक लीडिंग स्ट्रैंड और एक लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड में ये ओकाजाकी खंडों का निर्माण होता है और इन खंडों को लाइगेज एंजाइम की सहायता से बाद में जोड़ा जाता है। इसके बाद हमारा जो पाँचवा चरण आता है वो है आरएनए प्राइमर का उच्छेदन। तो सबसे पहले जो आरएनएज़ का निर्माण जो बार बार हुआ था, यहाँ पर देखिए ओकाजाकी खंडों के बीच बीच में प्रत्येक बार आरएनएज़ का निर्माण हुआ था। तो अंत में क्या होता है, इनका उच्छेदन होता है, मतलब वो हटा दिए जाते हैं। लैगिंग स्ट्रैंड पर प्रत्येक ओकाजाकी खंड के पहले जो आरएनए प्राइमर का निर्माण हुआ था, उसके बाद जब सभी ओकाजाकी खंडों का निर्माण पूरा हो जाता है तो आरएनए प्राइमर को वहाँ से हटा दिया जाता है, और जितने भी यहाँ पर ये डीएनए के जो छोटे छोटे खंड बने हैं उनको डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से जोड़ दिया जाता है। इसके बाद है अगला जो चरण आता है वो है ओकाजाकी खंडों का जुड़ना। तो ओकाजाकी खंड, ये जो आपने देखा कि जो लैगिंग स्ट्रैंड है, इसमें ये छोटे छोटे खंडों के रूप में डीएनए का निर्माण हुआ है, तो इन्हीं खंडों को कहा जाता है ओकाजाकी खंड, और इन्हें ओकाजाकी खंडों को 5' 3' सिरे में लाइगेज एंजाइम की सहायता से जोड़ दिया जाता है, और फलतः डीएनए की दो श्रृंखलाओं का, यहाँ पर दो नई श्रृंखलाओं का निर्माण हो जाता है।